तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है किंग ऑफ स्ट्रीट्स। और ये कहानी है एक 16 साल के लड़के पार्क की, जो कि एक बेहतरीन फाइटर है। और आज यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक कॉलेज के बास्केटबॉल कोच में एंटर कर रहा होता है, जहाँ पर कई सारे गैंग के लड़के उसे पीटने के लिए उसका इंतजार कर रहे होते हैं। दरअसल यहाँ पर पार्क का एक दोस्त है जिसका नाम है आई, और इन गैंग के लोगों ने आई से पंगा ले लिया। और ये गैंग के लोग भी ये जानते हैं कि पार्क वाकई में काफी खतरनाक फाइटर है और उससे जीतना तो इतना आसान नहीं होने वाला। और इसलिए आज ये लड़के पार्क के लिए कुछ गैंगस्टर्स को भी हायर करके लाए होते हैं ताकि आज वो पार्क को भी मार सकें। लेकिन ये लड़के अभी भी पार्क से काफी डरे होते हैं, और इसलिए वो फाइट शुरू होने से पहले ही पार्क से कहते हैं कि देखो, हमारा लफड़ा तुम्हारे दोस्त आई से था, तुमसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो अगर तुम चाहो तो हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन पार्क तो अपनी फैमिली और दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता है, और क्योंकि इन्होंने उसके दोस्त को मारा है तो वो पीछे हटने वाला नहीं है। और जब हम देखते हैं कि पार्क उनकी बात नहीं मानता, तो एकदम से यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। और यहाँ पर पार्क एक एक करके उन सभी लड़कों पे भारी पड़ रहा होता है। लेकिन जब ये लड़के देखते हैं कि एक एक कर तो ये पार्क का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो ये सभी लड़के एक साथ आकर के पार्क के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पार्क क्योंकि हाईली ट्रेंड था, तो वो जल्दी से अपने आप को संभाल लेता है, और इसके बाद पार्क जल्दी से इन लोगों को वापस से पीटना शुरू करता है। लेकिन ये लड़के क्योंकि नंबर्स में काफी ज्यादा होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पार्क के ऊपर हावी हो रहे होते हैं। और यहाँ पर इनकी गैंग का लीडर हांसुई मौका देखकर एक लोहे का पाइप लेकर पार्क के सर में मारने वाला होता है। और इसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है, और इसके बाद कहानी 5 साल आगे जाती है, और हम देखते हैं पार्क को, जो कि 21 साल का हो चुका है, और वो अभी अभी अपनी जेल की सजा कंप्लीट करके बाहर आ रहा होता है। मतलब कि उस दिन की फाइट में पार्क की जान बच गई थी, लेकिन फिर किसी कारण से उसे 5 साल की जेल हो गई। लेकिन यहाँ पर पार्क उदास होकर देखता है कि उससे मिलने के लिए कोई भी नहीं आया होता, और 5 सालों तक जेल में रहने के बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर अब वो कहाँ जाए। लेकिन इसके बाद पार्क को अपने एक दोस्त हांजो का पता था, तो वो उससे मिलने के लिए चला जाता है। और जब वो यहाँ पर हांजो के घर पहुँचता है, तो तब यहाँ पर हांजो पार्क को इतने सालों बाद देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब हांजो अपनी वाइफ को अपने दोस्त से मिलवाने की कोशिश करता है, तो ये बात तो साफ थी कि उसकी पत्नी को पार्क का यहाँ पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और हांजो का तो ये कहना था जब तक पार्क को कोई और ठिकाना ना मिले वो उसके साथ यहीं पर रहे। लेकिन वहीं पर हांजो की वाइफ पार्क को 1 मिनट भी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और यहाँ पर हांजो की वाइफ फालतू में ही हांजो से लड़ने लगती है। और अपने आंखों के सामने ये सब होता हुआ देखकर पार्क भी समझ चुका था कि उसे यहाँ से निकलना चाहिए, और फिर यहाँ पर पार्क बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। लेकिन फिलहाल तो पार्क के पास इस शहर के अंदर रहने के लिए कोई भी ठिकाना नहीं था, तो आज यहाँ पर वो पूरे दिन इधर उधर घूमकर सड़कों पे ही अपना पूरा दिन काट लेता है। लेकिन फिर रात होने पर वो एक पुरानी सी बिल्डिंग पे जाकर वहाँ पर अपने सोने की व्यवस्था करता है। लेकिन फिर अगली सुबह पार्क जल्दी उठ करके अपने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करने लगता है। और इससे हमें एक बात तो पता चल जाती है कि पार्क ने इतने सालों तक जेल में रहने के बावजूद अपने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करना नहीं छोड़ी। और यही वजह होती है कि आज पार्क पहले से भी एक खतरनाक फाइटर बन गया होता है। और यही वजह होती है कि पार्क इतनी जल्दी हिम्मत हारने को तैयार नहीं होता। लेकिन वो जानता है कि अब उसे उसके आगे की जिंदगी काटने के लिए पैसों की काफी जरूरत पड़ने वाली है, और पैसे कमाने के लिए पार्क को चाहिए एक जॉब। और यहाँ पर अपनी मॉर्निंग की ट्रेनिंग खत्म करने के बाद पार्क नौकरी ढूंढने की तलाश में निकल जाता है। लेकिन 16 साल की उम्र में ही जेल जाने की वजह से पार्क ने अपने स्कूल की पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं की होती, और इसी वजह से पार्क को काफी ढूंढने के बावजूद कोई नौकरी नहीं मिलती। लेकिन पार्क को तो इस बात का अंदाजा काफी पहले से ही था कि भले ही वो जेल से बाहर निकल जाए तो भी उसकी जिंदगी काफी ज्यादा संघर्ष में बीतने वाली है। तो इसके लिए पार्क पहले से ही तैयार था, तो इसलिए वो बिना मायूस हुए अपनी नौकरी खोजने की तलाश जारी रखता है। और इसके बाद हमें अगले सीन में एक मीना नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि अपनी साइकिल से कुछ चोरों का पीछा कर रही होती है। और काफी देर तक उन चोरों का पीछा करने के बाद वो चोर जाकर के एक सुनसान जगह पे रुक जाता है। मीना को लगता है कि उसने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि ये तो एक तरीके का ट्रैप था, और जानबूझकर ये चोर उसे इस जगह पर लाए हैं। लेकिन मीना भी कोई डरपोक लड़की नहीं होती, थोड़ा बहुत लड़ना तो उसे भी आता है।
और फिर काफी हिम्मत के साथ वो उन चोरों का यहाँ पर मुकाबला करती है। लेकिन जब यहाँ पर ये चोर उस लड़की का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे होते हैं, तब उनमें से एक चोर मौका देखकर पीछे से मीना के सर पे हमला करता है, जिससे कि यहाँ पर मीना बेहोश हो जाती है। और जब यहाँ पर मीना को होश आता है तो तब वो देखती है कि पार्क नाम का कोई अजनबी सा उसके सामने खड़ा है। तब मीना उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और आखिर उन चोरों का क्या हुआ। लेकिन जब पार्क देखता है कि उस लड़की को होश आ गया है तो वो चुपचाप बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है। लेकिन मीना उससे पूछती है कि आखिर उन लड़कों का क्या हुआ, आखिर वो कहाँ गए। लेकिन पार्क उसका कोई भी सवाल का जवाब दिए बिना वहां से जाने लगता है। लेकिन मीना को भी समझ में आ गया था कि पार्क ने उन चोरों से फाइट करके उसे बचाया है। लेकिन इस बात का शुक्रिया अदा करने के बजाय मीना उससे कहती है कि काश तुमने मुझे बचाने के साथ साथ मेरा बैग भी उन चोरों से बचा लिया होता। लेकिन इसके बाद पार्क वापस से अपने जॉब ढूंढने के काम में लग जाता है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि दो आदमी रस्सी के जरिए कुछ सामान को ऊपर वाली बिल्डिंग में पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इन दोनों आदमी में से एक का नाम होता है चैंग और दूसरे का डोंग। और इन दोनों को भी इस बात का पता नहीं था कि जिस रस्सी से ये सामान चढ़ा रहे हैं वो रस्सी एक जगह से काफी कमजोर है, और साथ में इस फर्नीचर का वजन भी काफी ज्यादा था। और जब ये सोफा हवा में होता है तभी अचानक से एक बच्चा आकर के उसके नीचे अपनी बॉल उठाने के लिए जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो बच्चा उस बॉल को उठा के वहां से जा पाता कि तभी इतने में वो रस्सी वहीं पर टूट जाती है और वो फर्नीचर उस बच्चे के ऊपर गिरने ही वाला था। लेकिन इसी दौरान पार्क जो कि वहां से गुजर रहा था मौका देखकर फुर्ती में बच्चे को बचा लेता है। और ये पूरी घटना देखकर ये सभी लोग डरे होने के साथ साथ काफी ज्यादा राहत भी महसूस कर रहे होते हैं, क्योंकि पार्क की वजह से आज यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना होते होते बच गई। और पार्क से यहाँ पर चैंग और डोंग का मालिक काफी ज्यादा खुश था और वो उन दोनों को डांट लगाने के साथ साथ पार्क की काफी तारीफ करता है। और वो पार्क की तेजी को देखकर उसका काफी बड़ा फैन हो गया था। और जब यहाँ पर उसे पता चलता है कि पार्क के पास रहने के लिए जगह नहीं है और वो जॉब की तलाश कर रहा है, तो तब यहाँ पर उनका मालिक पार्क को रहने के लिए अपने वेयर हाउस में जगह देता है और साथ में वो उसे भी अपने साथ लगाकर उसे एक काम भी दे देता है। और इस तरीके से पार्क को नौकरी के साथ साथ रहने के लिए भी एक जगह भी मिल जाती है। और ऐसे ही कुछ दिनों तक हम देखते हैं कि पार्क का रूटीन बिल्कुल पहले जैसा ही था। वो हर दिन सुबह जागकर सबसे पहले अपने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करता था और इसी समय पर उसे अपने स्कूल की लड़ाइयाँ भी याद आती है, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा। और पार्क की वो यादें उसके लिए काफी ज्यादा दर्द भरी रही हैं और इसलिए पार्क चाहकर भी उन्हें भुला नहीं पाता। और इतनी फाइटों में लड़ने के बाद पार्क अब अपनी जिंदगी में किसी भी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि इसी लड़ाई झगड़े के कारण उसे अपना काफी कुछ खोना पड़ गया। और ऐसे ही एक दिन जब यहाँ पे पार्क अपने ऑफिस में चैंग और डोंग के साथ था, तो वो दोनों यहाँ पर किसी लेजेंडरी फाइटर के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि पूरी गैंग के साथ अकेला ही भिड़ जाता था। और यहाँ पर चैंग कह रहा होता है कि आज से कुछ साल पहले इस शहर के अंदर एक बहुत ही खतरनाक फाइटर हुआ करता था। वो अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स में इतना ज्यादा ट्रेन था कि वो अकेला ही पूरी गैंग पे हावी हो जाता था और उसके कॉलेज के लड़के तो उसे किंग ऑफ स्ट्रीट्स कहा करते थे। लेकिन फिलहाल इन दोनों को ये नहीं पता कि वो फाइटर कहाँ पे है। और फिर डोंग के पूछने पर चैंग उसे बताता है कि वो इतना खतरनाक फाइटर था कि लोग तो कहते हैं कि वो ब्रूस ली से भी बेटर था। तब यहाँ पर पार्क स्माइल करते हुए इन दोनों की बातें सुन रहा होता है, क्योंकि इन दोनों को ही नहीं पता कि जिस फाइटर के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं असल में पार्क वही है। लेकिन अब पार्क बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके बारे में किसी को भी पता चले। लेकिन जब वो अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा होता है तो तब उसे अपनी कुछ पुरानी यादें याद आती हैं। और पार्क यहाँ पे याद कर रहा होता है उस समय को कि जब वो आई के साथ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग किया करता था। लेकिन मार्शल आर्ट की दुनिया में उसका दोस्त आई कुछ ज्यादा नहीं करना चाहता था। लेकिन वहीं पे पार्क का सपना होता है कि वो ब्रूस ली जैसा बने। और आज यहाँ पर चैंग और डोंग के मुंह से वो ब्रूस ली वाली बातें सुनकर पार्क को अपनी पुरानी यादें याद आने लगी। और इसके दूसरी तरफ हम यहाँ पे पार्क के दोस्त हांजो को देखते हैं जो कि यहाँ पर बांसुरी बजाते हुए कुछ पुरानी बातों को याद कर रहा होता है। और इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जिस समय पर पार्क, हांजो और आई तीनों ही काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। और यहाँ पर हम इनके बचपन की झलक देखते हैं जहाँ पे पार्क, हांजो और आई तीनों ही काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे और पढ़ाई लिखाई को छोड़कर ये सभी कामों में काफी ज्यादा आगे हुआ करते थे। लेकिन फिर पार्क के जेल चले जाने के बाद इन तीनों के बीच वो दोस्ती नहीं रही और इन्हीं पुरानी बातों को याद करके हांजो को काफी ज्यादा अफसोस हो रहा होता है। और फिलहाल हम देखते हैं प्रेजेंट में जहाँ पर पार्क का बॉस इन लोगों को एक काम देता है जहाँ पे उन्हें अनाथालय में जाकर
वहाँ पे कंप्यूटर डिलीवर करने हैं और चैंग और डोंग के साथ पार्क भी वो डिलीवरी का काम कर रहा होता है। और वहाँ पे पहुंचकर जब ये लोग लोडिंग से सारा सामान उतार रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से चैंग की लापरवाही की वजह से एक बॉक्स से एक कंप्यूटर नीचे गिर जाता है। तब ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही काफी ज्यादा चालू होते हैं। तो ये सोचते हैं कि इस लापरवाही का बिल हम पार्क के ऊपर फाड़ देते हैं। और इसके बाद ये दोनों ही उस कंप्यूटर को बड़ी सफाई से उस बॉक्स के अंदर वापस से पैक करके रख देते हैं। और इसके बाद ये दोनों जानबूझकर पार्क से वो वाला बॉक्स उठाकर लाने को कहते हैं, लेकिन जैसे ही पार्क उस बॉक्स को उठाता है, अचानक से उसमें से वो कंप्यूटर नीचे गिर जाता है। तब आवाज सुनते ही वो दोनों जल्दी से अंदर आते हैं और अपना नाटक शुरू कर देते हैं कि पार्क ने ढंग से सामान नहीं उठाया और एक कंप्यूटर टूट गया। अब इसके बाद यहाँ पर उस अनाथालय का मालिक जो कि एक अच्छा आदमी है, वो इस नुकसान को देखकर पार्क के ऊपर चिल्लाने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर मीना आकर के सारी सच्चाई बताकर पार्क की साइड लेती है। और यहाँ पर पार्क को भी पता चलता है कि मीना असल में यहीं पे काम करती है। और यहाँ पर मीना से सच्चाई सुनने के बाद मिस्टर जो भी उससे कुछ नहीं कहते। और इसके बाद मीना पार्क को लेकर के एक रेस्टोरेंट में जाती है और उस दिन गुंडों से उसे बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। और आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई होती है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर पार्क को उसके कलीग डोंग का फोन आता है और उसकी आवाज से वो काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा होता है। और वो यहाँ पर पार्क से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि जितनी जल्दी हो सके मेरी बताई हुई लोकेशन पे पहुंच जाओ। और पार्क तो यहाँ पर मीना के साथ उसकी कंपनी को काफी एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन फिर भी उसे अब यहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन इस मुलाकात में इन दोनों ने एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लिए होते हैं। इसके बाद पार्क जब उस लोकेशन पे पहुंच के देखता है तो तब उसे पता चलता है कि एक गैंगस्टर ने चैंग और डोंग को पकड़ रखा है, क्योंकि इन दोनों ने इस गैंगस्टर से पुराना उधार कर रखा है जो कि ये चुका नहीं पाए। और इसलिए ये गैंगस्टर इन्हें काफी ज्यादा पीट कर भी उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन पैसे तो पार्क के पास भी नहीं है जिन्हें देकर कि वो इन्हें छुड़ा पाए। तो इसलिए फिर पार्क उस गैंगस्टर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इन्हें जाने दें कि ये पैसे दे देंगे। लेकिन यहाँ पर वो गैंगस्टर पहले तो पार्क को ही धमकाते हुए उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन जब यहाँ पर वो गैंगस्टर देखता है कि यह आदमी तो बिल्कुल ही पागल है, जो कि अपने आप को भी मारने से नहीं डर रहा होता, तब आखिर में वो गैंगस्टर पार्क से डर जाता है। और फिर इसी वजह से वो चैंग और डोंग को पार्क के साथ जाने देता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आज रात को जब पार्क सोने जा रहा होता है तभी उसे वो 5 साल पहले का इंसिडेंट याद आता है और हमें उस दिन का पता चलता है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। तो उस दिन वहाँ पर उन कॉलेज के लड़कों से लड़ते वक्त पार्क अपने फाइटिंग में इतना ज्यादा खो गया था कि पार्क को इतना होश ही नहीं रहा कि वो उन लोगों से फाइट करते हुए उन लोगों को कितनी बुरी तरीके से पीट रहा होता है। और जब यहाँ पे उस राइवल गैंग के लीडर ने पार्क को उस लोहे के पाइप से मारने की कोशिश की थी, तब पार्क ने उस लोहे के पाइप को वहीं पे पकड़ लिया था। तब पार्क ने अपने आप को बचाते हुए उस दिन उस गैंग लीडर को बहुत ही ज्यादा पीटा और उसे मारते वक्त पार्क लड़ने में इतना ज्यादा खो गया था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसने मारते वक्त उस गैंग लीडर की जान ले ली। और यही वजह थी कि फिर पार्क को जेल जाना पड़ा। और जेल के ही अंदर पार्क ने फैसला किया था कि जेल से बाहर निकलने के बाद वो किसी भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ने वाला और वो बस एक शरीफ इंसान की तरह ही जिंदगी काटेगा। और यहाँ पर पार्क को मीना के अंदर अपना फ्यूचर नजर आने लगा है। और इसके अगले दिन पार्क मीना से मिलने के लिए अपने खाली समय में उस एनजीओ को भी ज्वाइन कर लेता है। और मीना भी उसके फैसले से काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो भी पार्क को पसंद करने लगी है। लेकिन फिर एक दिन चोए नाम का एक गुंडा अपने आदमियों के साथ इस एनजीओ में आता है। असल में शहर में एक कंपनी है जो कि इस एनजीओ को खरीदना चाहती है और उसी कंपनी ने चोए को हायर किया है। लेकिन जैसा कि इस ऑर्फनेज के मालिक जो अपनी मर्जी से इस जगह को बेचने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए फिर उस कंपनी ने इन गुंडों को हायर किया है ताकि वो मिस्टर जो को डरा धमका कर ये जगह यहाँ से खाली करवा सकें। और यहाँ पर चोए और उसके आदमी अपनी तरीके से मिस्टर जो को डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी मिस्टर जो इस जगह को बेचने के लिए तैयार नहीं है। और पार्क भी यहाँ पर इस सारी चीजों को देख रहा होता है और यहाँ पे पार्क समझ चुका था कि ये मामला काफी ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। और फिलहाल तो चोए और उसके आदमी यहाँ पे कोई मारपीट नहीं करते, वो बस मिस्टर जो को डरा धमका कर वहां से चले जाते हैं। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि पार्क अपने पुराने दोस्त आई से मिलता है और आई बताता है कि अब वो इस शहर का एक फेमस फाइटर बन चुका है और यहाँ के कुछ गैंगस्टर्स उसे फाइट के लिए हायर करते रहते हैं। और वो यहाँ पर पार्क को भी अपने साथ में काम करने को कहता है, लेकिन पार्क जवाब देता है कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी को काफी पीछे छोड़ चुका हूँ। और वो आई को भी एडवाइस करता है
ये मार पिटाई की जिंदगी को छोड़ दो और कोई दूसरा काम करो। लेकिन दोनों के ही विचार एक दूसरे से बिल्कुल ही मेल नहीं खा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी दोनों ही आज की शाम को अच्छे से बिताते हैं। इसके बाद जब यहाँ पे इनकी रात की पार्टी खत्म होती है, तब जब यहाँ पे पार्क एक टैक्सी लेकर घर जाने वाला होता है, तब वो देखता है कि टैक्सी के ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि उसके पिता ही होता है। और वो यहाँ पर पार्क को देखकर उसे एकदम से टैक्सी से बाहर निकाल देते हैं और वहां से टैक्सी लेकर चले जाते हैं। और इससे इतना तो साफ हो जाता है कि पार्क की फैमिली ने उसे बिल्कुल ही धुतकार कर निकाल दिया है। फिर अगले दिन पार्क एक बूढ़ी औरत के पास स्ट्रीट फूड खरीदने जाता है और पार्क उस औरत से कुछ बात कर ही रहा होता है कि इतने में दो पुलिस वाले आकर के उस औरत को वहां से जाने के लिए कहते हैं। और वो कह रहे होता है कि तुम्हारा फूड स्टॉल विदाउट परमिशन के यहाँ पर लगा हुआ है। और ये पुलिस वाले रिश्वत के चक्कर में ये सारी हरकत कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर पार्क उन दोनों पुलिस वालों को साइड में ले जा करके अपने जेब से जितने पैसे होते हैं वो सारे पैसे उन पुलिस वालों को दे देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस बूढ़ी औरत का फूड स्टॉल यहाँ से हटाया जाए। और हमें यहाँ पे पता चलता है दरअसल ये बूढ़ी अम्मा उस मरने वाले लड़के हान की ग्रैंड मदर होती हैं। और इसी वजह से पार्क बिना अपनी पहचान बताए उनकी मदद कर रहा था। और इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं वो चोय नाम का गैंगस्टर अपने बॉस को ये खबर कर रहा होता है कि वो जो नाम का आदमी सीधे तरीके से तो उस जगह को खाली नहीं कर रहा है। तो इस पर उसका बॉस ली कहता है कि देखो मुझे नहीं पता कि तुम ये काम कैसे करोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें जो करना पड़े वो करो, लेकिन एक हफ्ते के अंदर मुझे वो जगह खाली चाहिए। फिर इसके बाद वहाँ पे वो चूहे अपने आदमियों के साथ पहुँचता है और वहाँ पे चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लगता है। और ये सीधी सी बात थी कि जो और मीना दोनों ही उन गुंडों को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। और तब शुरू में तो पार्क इस लड़ाई से दूर रहने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में जब वो देखता है कि ये गुंडे मीना के साथ काफी गलत तरीके से पेश आ रहे हैं, तब आखिर में वो भी इस लड़ाई में टूट पड़ता है। और फिर एक एक करके वो उन सारे गुंडों को काफी बुरी तरीके से पीटने लगता है। और फिर कुछ ही देर में पार्क इन सारे गुंडों को ढेर कर देता है, जिसके बाद वो सारे गुंडे यहाँ से पिट पिटाकर भाग जाते हैं। और फिर अगले दिन पार्क और मीना जब ऑर्फनेज के लिए कुछ शॉपिंग करके लौट रहे होते हैं, तब एक बार फिर से कुछ हथियारों को हाथ में लिए कुछ गुंडे उनके ऊपर हमला कर देते हैं। और जब पार्क देखता है इन सभी के हाथों में हथियार हैं, तब वो यहाँ पर मीना को बेहोश करके कार में लॉक कर देता है। और इसके बाद पार्क उन सभी गुंडों को कूटना शुरू कर देता है। और उन गुंडों को पीटने के बाद जब ये दोनों ऑर्फनेज पहुँचते हैं, तब इन्हें पता चलता है कि उन गुंडों ने इस बार बच्चों को भी नहीं छोड़ा। उन गुंडों ने असल में एक बच्चे को भी किडनैप कर लिया होता है। लेकिन इस बार पार्क तुरंत ही उन लोगों का पीछा करता है और उन तक पहुंच जाता है। और आखिर में वो उन सभी को पीटता है और उस बच्चे को भी बचा लेता है। और फिर इसके 2 दिन बाद उस पूरी गैंग का बॉस ली खुद ही उस ऑर्फनेज के मालिक जो से मिलने के लिए आता है। और वो यहाँ पर जो को काफी ज्यादा डराने धमकाने की कोशिश करता है, ताकि बिना किसी खून खराबे के उसे चुपचाप ये जगह मिल जाए। लेकिन अभी भी मिस्टर जो अपनी जगह को देने के लिए तैयार नहीं थे। तब जो के ये तेवर देखकर मामला काफी ज्यादा गर्मा जाता है। और जब यहाँ पर ली का एक आदमी मिस्टर जो की कॉलर पकड़ लेता है, तभी इतने में पार्क आकर के एक किक मारकर उस आदमी को वहां से दूर कर देता है। और अब तक ली को भी पार्क की सारी लड़ाइयों की खबर मिल चुकी होती है और वो समझ जाता है कि जब तक ये आदमी यहाँ पर है वो इस जगह को इतनी आसानी से कब्जा नहीं कर पाएंगे। और इसलिए वो पार्क से सीधा कहता है कि अब इस जगह का फैसला एक फाइट से होगा। और वो पार्क से कहता है कि अगर तूने मेरे फाइटर्स को हरा दिया तो मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं और मेरा आदमी कोई भी इस जो और इसके बच्चों को परेशान नहीं करेंगे। लेकिन अगर तू हमारी फाइट में हार गया तो इस जो के बच्चे को ये ऑर्फनेज हमारे दाम पे, हमारी बात पे, बिना किसी शर्त के चुपचाप हमें देना होगा। तब यहाँ पर पार्क थोड़ा झिझकते हुए उस डील को मान लेता है। और इसके बाद यहाँ पर ली अपने राइट हैंड जो से कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इस शहर के सबसे बेहतरीन फाइटर चाहिए जो कि इससे लड़ सके। और इसके दूसरी तरफ मिस्टर जो इस बात से काफी खुश होता है पार्क की वजह से उनका ये ऑर्फनेज बचा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें इस बात की भी फिक्र होती है कि कहीं इस ऑर्फनेज के चक्कर में पार्क की जिंदगी खतरे में ना आ जाए। और इसके बाद बीना जब पार्क को छोड़ने के लिए उसके घर जा रही होती है, तो तब ये दोनों आपस में बात करते हैं, अपने पास्ट की पेनफुल यादों को शेयर करते हैं। और भले ही बाहर इतने टेंशन का माहौल चल रहा होता है, लेकिन इन दोनों का आपस का प्यार और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। और इसके बाद फाइनली वो दिन आ जाता है जब पार्क को ली के फाइटर से उस ऑर्फनेज को बचाने के लिए फाइट करना है। और ली की प्लानिंग के हिसाब से पार्क को यहाँ पे 3 राउंड क्लियर करने हैं, मतलब कि उसे ली के द्वारा लाए गए
3 फाइटर से बारी बारी से लड़ना है। और इसके बाद पार्क इस एग्रीमेंट को साइन करता है और यहाँ पर पहला राउंड जैसे ही स्टार्ट होता है तब वो पहला आदमी तो पार्क के मार्शल आर्ट के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। और वैसे तो ये फाइटर्स काफी ज्यादा ट्रेन थे, लेकिन फिर भी पार्क से जीत पाना इतना भी आसान नहीं था। और पहले राउंड को जीतने के बाद पार्क दूसरे राउंड में भी उस दूसरे फाइटर को बड़ी ही आसानी से हरा देता है। और फिर यहाँ पर तीसरे राउंड में पार्क को शॉक देने के लिए उसके सामने एक ऐसा अपोनेंट रखा जाता है जो कि उसका खुद का दोस्त था। और उसका अपोनेंट होता है उसका दोस्त आई। लेकिन फाइट शुरू होने से पहले पार्क उसे रोककर उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो इस फाइट को करने से मना कर दे और इन बुरे लोगों का साथ छोड़ दे। लेकिन आई जवाब देता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये फाइट करना मेरी मजबूरी है। और इतना कहते ही वो पार्क के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन पार्क आई से फाइट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो आई से जानबूझकर पिट रहा होता है और खुद कोई भी अटैक नहीं कर रहा होता। और जब आई ये महसूस करता है कि पार्क तो उससे फाइट करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है और चुपचाप उसके अटैक को लेता चला जा रहा है, तो तब यहाँ पर उसे भी अपनी बचपन की पार्क के साथ बिताई हुई यादें वापस आने लगती हैं। और अपनी पुरानी दोस्ती की यादें सोचकर वो भी काफी इमोशनल हो जाता है और वो खुद भी इस फाइट को रोक ही देता है। और इसके बाद जब आई ली से कहता है कि मैं इस फाइट को और नहीं लड़ सकता, तो इस बात पर ली काफी गुस्से में आकर के आई का एक हाथ तोड़ देता है। लेकिन ये देखकर पार्क को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एक बार तो उसने अपना मन बना ही लिया होता है कि मैं इस पूरी गैंग को यहीं के यहीं खत्म कर दूंगा। लेकिन तब यहाँ पर आई पार्क को रोकते हुए कहता है कि चलो ये बात यहीं पर खत्म होती है, इसलिए बेहतर होगा कि इसे और आगे ना बढ़ाया जाए। और क्योंकि यहाँ पर पार्क की डील ली के साथ पूरी हो चुकी थी, तो वो यहाँ पर आई को लेकर के अपने साथ चला जाता है। तो वहीं यहाँ पर ली ने उस कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत ही फाड़ दिया होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं रात में पार्क ये सोच रहा होता है कि वो अपने आसपास के लोगों के लिए कितना ज्यादा अनलक्की है, क्योंकि जब से वो जेल से वापस आया है यहाँ पर फाइट्स बढ़ती ही चली जा रही हैं। तो इसलिए फिर पार्क फैसला करता है कि वो इस सब को छोड़ करके इस शहर से ही चला जाएगा। और जब मीना को ये पता चलता है तो उसे भी काफी ज्यादा दुख होता है, लेकिन फिर भी वो पार्क की सलामती के लिए वो उसे भारी मन से गुड बाय कर देती है। लेकिन जैसे ही पार्क यहाँ से जा पाता, पार्क देखता है कि ली के आदमी शहर में और भी ज्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं और वो बारी बारी से यहाँ पर उन सारे लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं जिस किसी का भी कनेक्शन पार्क से है। और जैसे तैसे पार्क किसी तरीके से हान की ग्रैंडमदर और अपने डैड को उन गुंडों से बचा लेता है। और जब वो यहाँ पर उन्हें हॉस्पिटल ले गया होता है, तभी यहाँ पर पार्क को ली का फोन आता है, जो कि फोन पे कह रहा होता है कि उसने मिस्टर जो को किडनैप कर लिया है। और अब यहाँ पर पार्क, जो कि ली की हरकतों से अब काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, वो यहाँ पे फाइनली डिसाइड करता है कि अब वो इस पूरी गैंग को यहीं पे खत्म कर देगा। और इसके बाद पार्क अपनी पूरी तैयारी के साथ ली के अड्डे पे पहुंचता है। लेकिन वहाँ पर ली ने भी पार्क को खत्म करने के लिए ढेर सारे गुंडों को वहाँ पे रख के रखा था। लेकिन वहाँ पर पार्क ली के ज्यादातर भाड़े के टट्टुओं को आसानी से संभाल लेता है। लेकिन इसके बाद जब उसका सामना ली के राइट हैंड चोई से होता है, तो यहाँ पर पार्क को भी थोड़ी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होता है, क्योंकि ये सारे ही लोग उसके ऊपर एक साथ ही हमला कर रहे होते हैं। और यहाँ पर छुए तो तलवार से फाइट कर रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि पार्क तो सिर्फ एक स्ट्रीट फाइटर है, तो उसे तलवार से फाइट करना नहीं आता होगा। लेकिन कुछ ही देर की फाइट में पार्क उसे भी मार मार कर उसे अधमरा कर देता है। और इन सभी से निपटने के बाद पार्क उस कमरे में जाता है जहाँ पर मिस्टर जो को बांध करके रखा था। लेकिन इससे पहले कि वो उनकी रस्सियों को खोलकर मिस्टर जो को आज़ाद कर लेता, तभी वो देखता है कि इनकी गैंग का लीडर ली अपने हाथ में बंदूक लेकर के पहले से ही पार्क का यहाँ पे इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर ली को भी पता था कि पार्क से वो फाइट में तो नहीं जीत सकता। और इसलिए वो बिना कुछ ज्यादा सोचे पार्क के ऊपर गोली चला भी देता है। लेकिन पार्क सही समय पर साइड में हो जाता है, जिससे वो गोली उसके कंधे पे लगती है। लेकिन इसके बाद जब पार्क खुद ही आगे आकर के ली से उस गन को उसके भेजे में मारने के लिए कहता है, तब वहाँ पर ली भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। और जब यहाँ पर ली ट्रिगर को दबाने वाला होता है, तब अचानक से ही पार्क पलटवार करके उसकी गन छीनकर उसे ही शूट कर देता है, और जिस वजह से यहाँ पर ली वहीं पे मारा जाता है। और इसके बाद जब पार्क को होश आता है, तो तब वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और उसके बगल में ही मीना भी बैठी होती है। और मीना उसे बताती है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और उस गैंगस्टर ली की गैंग भी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। और फिर कुछ दिनों तक इलाज के बाद जब यहाँ पर पार्क हॉस्पिटल से बाहर आता है, तब वो देखता है कि उसके लिए उसकी नई दुनिया पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी होती है। जहाँ पर पार्क के पिता ने
उसे पूरी तरीके से माफ करके उसे वापस से अपना लिया होता है। और अब उसके पिता भी चाहते हैं कि उनका बेटा अब उन्हीं के साथ रहे। और ली ये देखकर काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसके पिता के अलावा उसका और इस दुनिया में कोई भी नहीं था। और इसके बाद हम देखते हैं लास्ट सीन, जब यहाँ पे पार्क एक बुके लेकर मीना के पास जा रहा होता है उसे फाइनली प्रपोज करने के लिए। और वो जाते जाते वो मीना के साथ अपने फ्यूचर को इमेजिन कर रहा होता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।